हेलो एंड गुड इवनिंग। हम लोग देख रहे हैं PC21 और इसमें काम आने वाला ACAG यानी अकाउंट कोड फॉर अकाउंटेंट जनरल। और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 4। ये चैप्टर 4 का फर्स्ट वीडियो है, इसकी वजह से इसको हम लोग नाम देते हैं 4.1। अगर नहीं 4.0 इसलिए क्योंकि एक ही वीडियो में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये है स्टेटमेंट ऑफ डिसबर्सर्स अकाउंट। जैसा कि हम लोगों ने इस वर्ड से हम परिचित हैं, डिसबर्सर्स अकाउंट, बट डिसबर्सर्स वर्ड से परिचित हैं। और हम लोगों ने इस वर्ड को कहाँ देखा है, तो मुझे रिमाइंड करवाए, ने कहाँ देखा है? हेलो, क्या हुआ? मैं आप लोगों को क्लियरली सुनाई नहीं पड़ रहा हूँ? हेलो, हाँ सर। पूछा है कि ये डिसबर्सर्स वर्ड हम लोगों ने कहाँ देखा है? अरे भैया, हम लोगों ने फॉर्म FA4 में देखा है, कॉन्ट्रैक्टर एंड डिसबर्सर्स में जब देखा है ना, हाँ सर, एफए फॉरेस्ट अकाउंट देखा था ना वहां पे। ये डिसबर्सर उस केस में, FA4 के केस में SDO हुआ करते थे, समझे? सबऑर्डिनेट टू डिविजनल ऑफिसर, एन ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू डिविजनल ऑफिसर, उनका डिसबर्सर्स अकाउंट बनता था, ठीक है। लेकिन यहाँ इस केस में जब आप स्टेटमेंट ऑफ डिसबर्सर्स अकाउंट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सबऑर्डिनेट टू डिविजनल ऑफिसर वाला मामला नहीं बनता है। सभी लोगों को इससे कंफ्यूजन रहता है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ डिसबर्सर्स अकाउंट क्या है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझने के लिए पहले एक मेजर हेड को पकड़ेंगे, 8999, और वो है कैश बैलेंस। इस मेजर हेड में आप लोग ऑन कीजिए और कोई मुझे बतलाइए कि इसका माइनर हेड 101 क्या है। 8999 का सब मेजर हेड 00, माइनर हेड 101, 102, 103, 104, 105, 106 भी होगा, लेकिन हम लोग 101 से लेकर 105 तक देखेंगे क्या है। तो मुझे कोई बतलाइए 8999 खोल करके, थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाइए और फटाफट आंसर कीजिए। 12 लोग हैं। रवि कुमार सर, कैश इन ट्रांजिट है। कैश इन ट्रांजिट है, बिल्कुल सही। कैश इन ट्रेजरी है सर, कैश इन ट्रेजरी। कैश इन ट्रेजरी है, राइट, हाँ। और सर 2 में है डिपॉजिट विद आरबीआई। डिपॉजिट विद आरबीआई 104 में है सर। 103 में डिपॉजिट अदर बैंक। अदर बैंक, बिल्कुल सही। उसके अलावा 104 में क्या है? रेमिटेंस इन ट्रांजिट लोकल। राइट। 105 में रेमिटेंस इन ट्रांजिट फॉरेन। बस इतना ही हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। 6 वाला छोड़ देते हैं फिलहाल। यहाँ पे एक वर्ड जो है डिपॉजिट विद आरबीआई है ना, इस वाले के लिए एक अलग हेड हमने देखा था 8675, वो अलग है, वो आरबीआई के साथ डिपॉजिट है। और यहाँ पे है कैश बैलेंस। बेसिकली हम लोग 8999 जो देख रहे हैं हेड, वो कैश बैलेंस के लिए देख रहे हैं, समझे? कैश बैलेंस के लिए। और कैश बैलेंस में हमारे पास में इसी मेजर हेड में 5 माइनर हेड है। इसका मतलब क्या है कि ट्रेजरी के पास भी कुछ बैलेंस रहता है, यानी कि रिसीट और पेमेंट के बीच का पोर्शन, रिसीट आया डिसबर्स नहीं हुआ, बीच वाला पोर्शन कुछ बैलेंस है। उसी तरीके से जो नॉन बैंकिंग ट्रेजरीज होते हैं, उनके यहाँ 102 और 103 ऑपरेट होता है, जिनका डिपॉजिट विद आरबीआई, उसका डायरेक्ट आरबीआई में ट्रांजेक्शन है, यानी कैश बैलेंस रहता है। इसका बोलेगा हेलो,
प्लीज जो कहीं और बात कर रहे हैं अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए, इट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग फॉर एवरीबॉडी है। तो मैंने क्या बताया आपको, 101 जो है ट्रेजरी के लिए है, जिसको नॉन बैंकिंग ट्रेजरी कहा जाता है। 102 और 103 है बैंकिंग ट्रेजरी के लिए, ठीक है। और 104 और 105 क्या है, ट्रांजिट लोकल और ट्रांजिट फॉरेन। मैं आपको बताता हूँ 104 105 क्या है, देखिए। हेलो, देखिए मैंने आप लोगों को बतलाया है ट्रेजरी रूल। किसी ने पढ़ा है ट्रेजरी रूल? हाँ या ना? यस सर। आप कहाँ थे जी, कुछ बोल नहीं रहे थे? आवाज नहीं आ रहा था, थोड़ा सा ईयरफोन में दिक्कत हो गया था। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, तो जो ट्रेजरी रूल है, ट्रेजरी रूल का डिपॉजिट नहीं, देखिए ट्रेजरी रूल का जो मैं बोलता हूँ उसको दिखाई निकालिए तो जरा। तुम पहले सुनो, चैप्टर नंबर 5 निकालिए, पेज नंबर 28। अकाउंट्स ऑफ स्मॉल कॉइन डिपो एंड मिंट, समझे कि नहीं? ट्रेजरी नहीं आता है, यहीं पे आपको ट्रांजिट लोकल वाला वर्ड देखने के लिए मिलेगा, समझे? ट्रेजरी से वो निकल जाता है, लेकिन वो स्मॉल कॉइन डिपो पहुंचा नहीं होता है, समझे? जिसको कि करेंसी चेक भी कहा जाता है। अच्छा, एक काम करेंगे हम लोग देखेंगे कि इसका ट्रांजिट लोकल वाला टर्म कहाँ यूज किया गया है, इसको हम थोड़ी देर के बाद देख लेंगे, ठीक है सर इसमें हेलो, आपने जब ट्रेजरी रूल्स पढ़ाया था तो कुछ ऐसे थे ना, जिसे मतलब जो 104 को किया गया था क्लासिफाई, तो मध्य प्रदेश का जैसे महाराष्ट्र में यूज होता है 104 यूज होता है लोकल के लिए। कुछ कुछ स्टेट्स थे ना जो क्लब किए गए थे एक साथ, वहां पे बताए थे इसका। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसको ट्रांजिट लोकल में दिया गया था, और उसको छोड़ दिया गया तो बाकी किसी दूसरे को दिया गया, तो उसको ट्रांजिट फॉरेन में दिया गया। बिल्कुल सही। वो अभी हम लोग को ट्रेजरी रूल नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बार जब हम लोग ट्रेजरी रूल रिपीट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे, उस समय हम लोग इस चीज को रिलेट कर लेंगे, ठीक है ना, कि वो कहाँ पे एक्चुअली एग्जिस्ट है, ठीक है। तो वो ट्रांजिट लोकल और ट्रांजिट फॉरेन, ठीक है। तो ट्रांजिट का मतलब हो गया कि आपका ट्रेजरी से निकल गया है। ट्रेजरी में रुपया रोकड़ा रहता नहीं है, रोकड़ा रहता है करेंसी चेस्ट में, और करेंसी चेस्ट में अभी तक उसको पहुंचा नहीं है, या वहां का अकाउंट हमारे पास में नहीं आया है, समझे? जैसे कि ट्रेजरी ने निकाला, मूविंग फ्रॉम ट्रेजरी, ठीक है, टू करेंसी चेस्ट। अब दोनों ही अपना अपना अकाउंट एजी को भेज रहे हैं। ट्रेजरी ने कहा कि हमने उसको दे दिया, किसको? करेंसी चेस्ट को। तो ट्रेजरी ने अपने में डेबिट कर लिया, और करेंसी चेस्ट का अकाउंट में अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ है, उसी को कहते हैं ट्रांजिट लोकल। मतलब वो ट्रांजिट में है, बीच में है, समझे? उसका प्रोसीजर हुआ नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग उसको कहाँ रख रहे हैं? हम लोग उसको कैश बैलेंस में रख रहे हैं। अब देखिए, किसी ने पीडब्ल्यूडी का पढ़ा होगा, तो वहां पर भी आपने जब कैश बुक बनाया था तो आपको याद होगा वहां पर भी सीबी था, जिसको क्लोजिंग बैलेंस कहा जाता है। था या नहीं था? था या ना? हाँ सर था। हाँ, वो क्लोजिंग बैलेंस केवल एक पर्टिकुलर डिवीजन का था, और ये कैश बैलेंस पूरे एक अकाउंटिंग सर्कल का है। स्टेट गवर्नमेंट के मामले में स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब बात समझ रहे हैं? यस सर। तो जो आपका डिसबर्सर्स अकाउंट है ना, तो डिसबर्स कौन करता है? आप चेक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जो चेक से पैसा आपको देता कौन है? देता है ट्रेजरी। स्टेट गवर्नमेंट के मामले में देता है बैंक, बैंक के मामले में। तो आपका जो है ना पैसा देने वाला जो डिसबर्सर्स अकाउंट है, उसमें से मेनली 101, 102 और 103 ही है। यानी ट्रेजरी देता है, आरबीआई देता है, दूसरे बैंक देते हैं। पैसा डिसबर्स करने का यही तीन के पास राइट है। ये तो ट्रांजिट में है ना जी, इसने दे दिया, समझे, और इसने रिसीव कर लिया, दोनों ही काम ये कर लेता है। माने कि रिसीव कर लेता है और डिस्बर्स कर देता है, समझे। तो जब रिसीव करता है तो पैसा अपने पास रखता नहीं है, वो करेंसी चेस्ट में देता है। जब डिस्बर्स करता है तो भी पैसा तो देता है बैंक, लेकिन वो करेंसी चेस्ट से मंगवाता है। जब वो मंगवाता है तो वहां से चल पड़ा और यहाँ पहुंचा नहीं है, दैट इज ट्रांजिट लोकल।
इसका ये मतलब नहीं कि नहीं पहुंचा है, इसका मतलब है कि पहुंच गया है, लेकिन उसका अकाउंट अभी तक उसने एजी को सबमिट नहीं किया है। एजी को सबमिट कर सकता है, जिसको सबमिट करेगा, क्योंकि हम लोग अकाउंट कोड फॉर अकाउंटेंट जनरल पढ़ रहे हैं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है, गवर्नमेंट का मतलब यहाँ नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? प्लीज आप अपनी बात मत कीजिए। यस सर। तो पहले जो आपका चैप्टर है स्टेटमेंट ऑफ डिसबर्सर अकाउंट, इसमें डिसबर्सर कौन है? और अदर बैंक। हेलो, करेक्ट सर, करेक्ट सर। माइक कुछ लोगों का सही नहीं चल रहा है। क्या बोल रहे हैं? सर माइक ऑन है क्या कुछ लोगों का? चलिए इसको देख लिया हमने। अब एक और मेजर हेड हम लोग देखेंगे, ठीक है? वो मेजर हेड क्या है? 878210M1। सर हम लोग देखते हैं। सर जी हाँ बोलिए। सर, सबका माइक ऑफ करवा दीजिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। तो मैं ही कर देता हूँ ना, सबको मैं म्यूट कर देता हूँ यहीं से, म्यूट ऑल। ठीक है? अभी क्या है, दूसरा वाला जो है 87821000 सब मेजर हेड, 101 माइनर हेड, 102 103 हम लोग अभी यहीं तक देखेंगे। 87821001 102 103। अब मुझे कोई बताएगा कि ये 101 में क्या है, क्योंकि ये तो पब्लिक वर्क्स है और ये फॉरेस्ट है, इतना तो सबको पता है। 101 क्या है वो बताइए, बोलिए। 101 कैश रेमिटेंस बिटवीन ट्रेजरी है सर एंड करेंसी चेस्ट। यस यस, कैश रेमिटेंस, समझे? बिटवीन ट्रेजरी एंड करेंसी चेस्ट, समझे? अब देखिए जरा 87821001 को 8782000101 को रिलेट कीजिए आप 8999000104 से रिलेट कीजिए। देखिए ये 104 था, ट्रांजिट लोकल था कि नहीं था? यस सर। और ये रेमिटेंस, कैश रेमिटेंस बिटवीन ट्रेजरी एंड करेंसी चेस्ट। बिटवीन ट्रेजरी एंड करेंसी चेस्ट का मतलब क्या हुआ कि ट्रेजरी जो है करेंसी चेस्ट को रेमिट करती है पैसा। करेक्ट सर। समझ गए, है ना? तो ये क्या करती है, जब ट्रेजरी रेमिट कर देती है करेंसी चेस्ट को, इसमें डेबिट कर देती है, समझे कि नहीं? और वो इसमें क्रेडिट कर देती है, ठीक है? और ये क्रेडिट कब तक आता है? जब तक कि करेंसी चेस्ट अपना अकाउंट ना भेज दे जी के पास, समझ रहे हैं? और जैसे करेंसी चेस्ट अपना अकाउंट भेजता है तो यहाँ डेबिट होकर के या माइनस क्रेडिट होकर के ये क्लियर हो जाता है, समझे? और करेंसी चेस्ट का जो अकाउंट होता है उसमें वो चला जाता है, माने करस्पॉन्डिंग में अपना अकाउंट में एडजस्ट हो जाता है। अब मामला सबको समझ में आ रहा है पूरा हमारा मामला? जी सर। यस सर, यस सर। हाँ, अब जो कल आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि माइनर हेड पढ़ना जरूरी है, इसका जवाब क्या है? हाँ या ना? हाँ सर, हाँ, मैंने ही पूछा था। चलिए ठीक। इतना सब कुछ अगर आप लोग को नहीं बताते तो आप लोग को चैप्टर समझे में नहीं आता। यस सर। चलिए अब हम लोग 4.1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? ट्रेजरी एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट 4.1 कोई पढ़ना शुरू कीजिए। The last stage before handing over the cash account and the list of payments of a treasury to the book of department should be the posting of the balances and the totals in the statements of disbursers account. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में अभी तक हमने क्या एक्सरसाइज किया था? अभी तक हमने एक्सरसाइज किया था कि हम लोग क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट बना रहे थे चैप्टर 1 में, और क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमने क्या बनाया था? कंपाइलेशन बुक बनाया था कि नहीं? याद आ रहा है आप लोगों को? और कंपाइलेशन बुक क्या? क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट और क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट के आधार पे कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट
हम लोगों को बनाना था, और बनाने के बाद में बुक सेक्शन को सबमिट करना था। ये हम लोग चैप्टर 1 में देखा था, है ना। चैप्टर 2 में हमने क्या देखा था कि पब्लिक वर्क्स क्लासिफाइड एस्पेक्ट, फॉरेस्ट क्लासिफाइड एस्पेक्ट हम लोग बना रहे थे, है कि नहीं। करेक्ट सर। और वर्क ऑडिट समरीज बना रहे थे। वहां पे भी वर्क ऑडिट समरी बनाने के बाद में पब्लिक वर्क क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट और फॉरेस्ट एब्स्ट्रैक्ट बनाते थे, और उसके बाद भी हम लोग लास्ट में कहां जाते थे, कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट, और बनाने के बाद में हम लोग इसको सबमिट करते थे बुक सेक्शन को। चैप्टर 3 में हमने क्या देखा था कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट कुछ होते हैं जो कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की तरह से फंक्शन करते हैं, उसका भी हम लोग क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे चैप्टर 1 में बनाना था। फिर उसको हम लोग कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट भी बनाएंगे और अल्टीमेटली सबमिट करेंगे किसको, बुक सेक्शन को। इन तीनों ही चैप्टर में हमको अल्टीमेटली सबमिट किसको करना था, बुक सेक्शन को। लेकिन बुक सेक्शन को सबमिट करने से पहले, आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, बुक सेक्शन को सबमिट करने से पहले हमको 8999 जरूर इन्फॉर्म करना है। क्यों इन्फॉर्म करना है, क्योंकि बुक सेक्शन मंथली अकाउंट बनाता है, जिसको कि मंथली सिविल अकाउंट बोलते हैं, समझे। और मंथली सिविल अकाउंट जो बनाता है बुक सेक्शन, उसमें रिसीट और डिसबर्समेंट टैली करना चाहिए कि नहीं। और कभी टैली नहीं करेगा अगर आपके पास में 8999 का फिगर ना, समझे कि नहीं समझे। जी सर। रीजन सर। नहीं समझे तो नहीं बोलिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। पब्लिक वर्क्स पीडब्ल्यूडी का जो कैश बुक है, उससे सबसे आसान तरीके से हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसका कैश बुक बना रहे हैं, उसी तरीके से मंथली सिविल अकाउंट बनाएगा बुक सेक्शन, मोर और लेस वैसे ही होता है, ठीक है। यहाँ पे रिसीट है, यहाँ पे डिसबर्समेंट है, यहाँ पे अमाउंट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे पार्टिकुलर है, यहाँ पे पार्टिकुलर है, ठीक है। अब आपने क्या किया है, आप और डिवीजन है, आपको एक कॉन्ट्रैक्टर ने किसी मामले में 1000 रुपया दिया, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर ए सबमिट किया कितना, 1000। कॉन्ट्रैक्टर बी सबमिट किया कितना, 700। ये पैसा आप रिसीट में ले रहे हैं, मतलब पैसा आ रहा है आपके पास, समझे। कॉन्ट्रैक्टर सी, हाँ पीडब्ल्यूडी है ना, तो आप तो कॉन्ट्रैक्टर से पैसा ले ही सकते हैं, ठीक है। 600 दिया आपने, अलग अलग तारीख में लिया, तारीख हम नहीं लिखेंगे। 7, 6, 13 और 1000, 2300 रुपया आपको कुल मिला के मिल गया, ठीक है। 23 रुपया मिला, और आपने क्या किया, रेमिट किया। तो रेमिट करेंगे तो 8782 चालान से रेमिट करेंगे, इसलिए डेबिट में आता है, समझे। चालान डेबिट में रेमिट किया, तो आप 2300 रुपया रेमिट अगर कर देते हैं, समझे कि नहीं, तो यहाँ पे 2300 रुपया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, टैली कर दिया रिसीट और डिस्बर्समेंट, जो कि हर हाल में टैली करना चाहिए। और मान लीजिए कि आपने 2300 रुपया रेमिट नहीं किया है, आपने कल 1700 रुपया रेमिट किया ना, 1600 रुपया रेमिट किया, ठीक है। 1600 रुपया आपने रेमिट किया, तो 8782 जितना रेमिट करेंगे उतना दिखावेंगे जी, है। जब 8782 जितना रेमिट करेंगे उतना दिखाएंगे, तो यहाँ पे सीबी हो जाएगा, और सीबी हो जाएगा 700। और यहाँ पर जो सीबी है, समझिए, इसका क्लोजिंग बैलेंस है। और इसके लिए कल हम लोग जो हेड लिखे थे, कौन सा हेड था, यही वाला था, दूसरा था, नहीं था ना, यही था सर, यही था हेड। आप हाँ बोलिएगा तब ना हमको भी विश्वास होगा कि हमको भी याद है, वरना आपको तो पता ही हम भुलक्कड़ है। खैर, तो ये देखिए, ये जो सीबी है ना, ये अगर न रहे, समझे कि नहीं, तो दोनों रिसीट और डिसबर्समेंट कभी भी टैली नहीं करेगा, समझे, कभी नहीं। इसीलिए कोई भी आप अकाउंट बनाइए, ओबी और सीबी हमेशा मौजूद रहता है। वो सीबी यानी कि क्लोजिंग बैलेंस और कैश बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस इन केस ऑफ डिपार्टमेंट, कैश बैलेंस इन केस ऑफ होल अकाउंटिंग सर्कल, एक ही चीज है, खाली हेड अलग अलग है, समझे। जब मंथली सिविल अकाउंट बनता है, तो जहां जहां बैलेंसेस है, ये क्या है, 700 रुपया बैलेंस है। इस 700 का मतलब क्या है कि आपका पाया आपने 2300 और ट्रेजरी में जमा किया 1600, आपके कैश चेस्ट में इतना पड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलते हैं, कैश इन चेस्ट। क्या बोलते हैं आप, कैश इन चेस्ट। कब, किसके मामले में, पीडब्ल्यू डिवीजन के मामले में। लेकिन ट्रेजरी को क्या बोलता है, करेंसी चेस्ट। ट्रेजरी क्या बोलता है उसको, करेंसी चेस्ट।
और इस तरह का बैलेंस ट्रेजरी के पास भी होता है। जो जो डिसबर्स करेगा, रिसीव करेगा, डिसबर्स करेगा, हर एक के पास बैलेंस अवेलेबल होता है। चाहे पॉजिटिव बैलेंस हो, इसको प्लस बैलेंस बोलते हैं, चाहे नेगेटिव बैलेंस हो। इसको कैसे समझिएगा, 2300 रुपया यहाँ पे पाया और आप उसने रेमिट किया है कुल मिलाकर के यहाँ पे 2300 की जगह में 2500। आप कहिएगा ये कैसे किया, पिछले महीने का कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन इस महीने तो 2500 कर दिया ना, पिछले महीने का किया तो क्या, तो अब आपका सीबी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीबी हो जाएगा -200, क्योंकि ये तो हर हाल में 2300 रुपया रहेगा, समझे। तो सीबी प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो पीडब्ल्यूडी के मामले में ये कैश इन चेस्ट होगा और ट्रेजरी के मामले में ये करेंसी चेस्ट होगा। क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है सर। लेकिन समस्या क्या बता देते हैं, कैश इन चेस्ट जो होता है वो आपके पीडब्ल्यू डिवीजन के अंदर में ही होता है, इसीलिए वहां पे ट्रांजिट का कोई झंझट नहीं है। लेकिन ट्रेजरी के जो करेंसी चेस्ट होते हैं ट्रेजरी से अलग होते हैं, समझे, इसीलिए वहां ट्रांजिट का झंझट है। ट्रेजरी ने अकाउंट दे दिया और करेंसी चेस्ट ने अकाउंट दिया है, तो ट्रेजरी ने कहा कि हमने 17 करोड़ जमा किया है और करेंसी चेस्ट बोल रहा है कि हमारे पास में 16 करोड़ 80,000 रुपया आया है, 80,000 बोल दिए, 80 लाख रुपया आया है, समझे। तो 20 लाख रुपया कहां गया, वो कैश इन ट्रांजिट है, लोकल, समझ गए? करेक्ट सर, है ना। तो यहां पर हमने दो बातें सीखी, कौन सी बात, पहली बात ये कि जो डिसबर्सर है वो कौन कौन है, ट्रेजरी, ठीक है, आरबीआई, अदर बैंक। करेंसी चेस्ट डिसबर्सर नहीं है, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या सीखी, दूसरी बात हमने ये सीखी कि बुक सेक्शन को कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट जमा करने से पहले हमें डिसबर्सर अकाउंट बनाना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं बनाएंगे तो टैली नहीं करेगा मंथली सिविल अकाउंट, समझे। बिफोर सबमिशन टू बुक सेक्शन, समझे, क्या बनाना पड़ता है, डिसबर्सर अकाउंट। और डिसबर्सर अकाउंट किसमें बनता है, कौन सा फॉर्म में बनता है, AC2 में, समझे। और तीसरा जो पॉइंट है, ये सेंटर और स्टेट के सेपरेट बनता है। क्लियर है? यस सर। चौथा जो पॉइंट है, हाँ बोलिए बोलिए। क्लियर है सर, है ना। चौथा जो पॉइंट है, द एंट्रीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू ट्रेजरी, द फिगर बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लोजिंग एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये जो फिगर लिया जाता है डिसबर्सर्स अकाउंट में, वो आपका दो वर्ड है यहाँ, कैश अकाउंट और लिस्ट ऑफ पेमेंट। तो कैश अकाउंट और लिस्ट ऑफ पेमेंट, इसका नाम कहीं आप लोगों ने सुना है ट्रेजरी रूल में? यस सर, आपने पढ़ाया था ट्रेजरी रूल्स में। तो क्या है कैश अकाउंट? कैश अकाउंट मतलब वो हो गया, रिसिप्ट हो गया, और लिस्ट ऑफ पेमेंट को पेमेंट बताए थे। बिल्कुल यही है ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, यही दो गएबे करता है, समझे। और ये आपका चैप्टर 4 में भी लिखा हुआ है, और दोनों का कोई फॉर्म नंबर भी है, फॉर्म नंबर 29 किस है, क्या 29 और 30, बिल्कुल, IST 29 और IST 30, IST 29 और IST 30। इसमें कैश अकाउंट और लिस्ट ऑफ पेमेंट का क्लोजिंग एब्स्ट्रैक्ट लिया जाता है, समझे, के क्लोजिंग एब्स्ट्रैक्ट को AC2 में लिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझे, घुमा के पूछ दिया कि ओपनिंग एब्स्ट्रैक्ट लिया गया कि क्लोजिंग एब्स्ट्रैक्ट। अब इतना ध्यान से कौन पढ़ता है, मुझे तो फुर्सत नहीं है, समझे। यस सर। ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। यस सर। चलिए, इसमें जो नोट में टर्म दिया हुआ डिस्ट्रिक्ट ऑडिटर,
डिस्ट्रिक्ट ऑडिटर का मतलब और कुछ नहीं है, अपना टीएस सेक्शन का जो ऑडिटर है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए इसका नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑडिटर। समझ गए? क्योंकि इस वाले में झंझट लेने का या लोड लेने का जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत जो है वो यहीं पर थी। आगे हम लोग आते हैं 4.2 में। सिमिलरली ईच ऑडिटर एज अ कंप्लीट हिज डिपार्टमेंटल एंड डेट हेड एब्स्ट्रैक्ट शुड पोस्ट इन द रिलेवेंट स्टेटमेंट, ठीक है, ऑफ डिस्बर्सर्स अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां तो आपने देखा था कैश अकाउंट, ठीक है, एंड लिस्ट ऑफ पेमेंट। तो ये कैश अकाउंट और लिस्ट ऑफ पेमेंट जो होता है ना, ये ग्रांट हेड का होता है, कंसर्न मेजर हेड का। ये रिसीट का लिखा था और ये पेमेंट का लिखा था। लेकिन इसके अलावा डीडीआर हेड का भी होता है, हेड का बैलेंस होता है कि नहीं होता है? यस सर। हेलो। और डीडीआर हेड का जो बैलेंस होता है, हाँ बोलिए। और डीडीआर हेड का जो बैलेंस होता है, समझे, वो डिटेल बुक से मिलता है। कहां से मिलता है? डिटेल बुक से। हाँ, तो अब याद कीजिए आप लोग, बहुत कुछ आप लोगों ने देख लिया। देखा क्या कि चैप्टर 1 में जो ट्रेजरी डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट बनता है, उसके साथ में वो सब्सिडियरी है, उसका नाम है कंपाइलेशन बुक, है कि नहीं? यस सर, जो उसका फॉर्मेट एजी के डिस्क्रिप्शन पे होता था, है ना? बिल्कुल। इसी तरीके से चैप्टर 2 में, ये चैप्टर 1 था, चैप्टर 2 में समझे कि नहीं, पीडब्ल्यूसीए और फॉरेस्ट सीए माने पब्लिक वर्क्स क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट एंड फॉरेस्ट सीए, फॉरेस्ट क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट के साथ में जो था उसका नाम था वर्क ऑडिट समरी, था कि नहीं? यस सर। उसी तरीके से चैप्टर 3 में आपका जो क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट था उसके साथ में इस तरह का कोई सब्सिडी समरी नहीं था। लेकिन चैप्टर 4 में जहां पे आप डीडीआर हेड का मामला देखेंगे, जहां पे भी उसके साथ में आप पाएंगे डिटेल बुक। क्या पाएंगे? डिटेल बुक। ऐसे ही कंपाइलेशन बुक होता है, वैसे ही डिटेल बुक होता है। लेकिन डिटेल बुक का फॉर्म प्रिस्क्राइब किया हुआ है और उसका फॉर्म नंबर है, कौन बताएगा? ट्वेंटी वन। बहुत बढ़िया, AC 21 है ना। इसी तरीके से बार बार आप जब फॉर्म को रिपीट करेंगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। इसको मिटा दें। यस सर। तो अब क्या है भाई, आपका ये है कि आपको कैश अकाउंट और लिस्ट ऑफ पेमेंट के अलावा डीडीआर हेड का भी बैलेंस ट्रेस आउट करना होगा, जो कि डिटेल बुक से आपको मिलेगा। और इस बात को समझने के लिए आपको पढ़ना होगा 4.6। क्या पढ़ना होगा? 4.6। पढ़िए। The statements of disbursers account must be completed in the book department by the entry in them of the amounts which pass into the detail books through the combined transfer ledger and abstract. An abstract in the following form. ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि डिटेल बुक जो डीडीआर हेड के मामले में ऑपरेट होता है, समझे, उसके अलावा आपने एक देखा होगा कंबाइंड ट्रांसफर लेजर एंड एब्स्ट्रैक्ट, वो आपका AC 25 है। उसमें जिस भी तरह का सेटलमेंट अकाउंट वाला मामला है ना, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ जब हम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे, तब कि ये चैप्टर 5 में ब्रॉडली एलाबोरेट किया गया है कि जब सेटलमेंट अकाउंट का मामला होता है उस समय में ट्रांसफर एंट्रीज के साथ में इसको सेटल किया जाता है। और वहां पर से जब लौट के आता है, आप सस्पेंस स्लिप देते हैं, वो एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्टेंस लेटर जब आपके पास में आता है, उस एक्सेप्टेंस लेटर को आप कंबाइंड ट्रांसफर लेजर एंड एब्स्ट्रैक्ट में एंट्री करते हैं। जब आपका सेटलमेंट हो गया है और आपने अपने वाले कंबाइंड ट्रांसफर लेजर एंड एब्स्ट्रैक्ट में एंट्री कर ली है, उसका भी बैलेंस निकल करके आता है, जो कि बुक सेक्शन को ट्रेस आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पूरे चैप्टर 4 में किसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बैलेंस के ऊपर। ये बैलेंस क्यों जरूरी है? रिसीट और डिसबर्समेंट को टैली कराने के लिए, राइट। तो उसी तरीके से हम लोगों ने देख लिया। 4.3 देखेंगे, द एंट्रीज इन द स्टेटमेंट ऑफ डिसबर्सर्स अकाउंट। डिसबर्सर्स अकाउंट में एंट्री कैसे करेंगे?
सेम ऑर्डर एज इन ऑब्जर्व इन द कैश बैलेंस रिपोर्ट, मतलब उसी ऑर्डर में करें। कैश बैलेंस रिपोर्ट हम बनाते हैं, समझे, कैश बैलेंस रिपोर्ट अलग अलग बनता है और डिसबर्सर्स अकाउंट सभी को मिला करके एक जगह पे गेट टुगेदर करवा करके और उनका फिर एब्स्ट्रैक्ट निकाला जाता है। वो एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ डिसबर्सर्स अकाउंट, समझे। स्टेटमेंट में सभी डिसबर्सर्स अकाउंट को यानी कि सभी कैश बैलेंस रिपोर्ट को लेकर के उसका टोटल और फिर स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो उसी ऑर्डर में होगा जिस ऑर्डर में कैश बैलेंस रिपोर्ट आपने बनाया है। द बैंक अकाउंट शुड कम फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा आएगा? बैंक अकाउंट, एंड आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट अकाउंट एंड डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट जाहिर सी बात है, फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट अकाउंट, फिर क्या आएगा? डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट। जबकि आपने माइनर हेड को इस सीरीज में नहीं देखा है। 8999 का जो माइनर हेड आपने देखा था वो इस सीरीज में नहीं था, लेकिन क्योंकि बुक में इस सीरीज में दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछने वाला आपको इसी हिसाब से आंसर एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। कि कैश बैलेंस रिपोर्ट जो बनता है उसमें सबसे पहले बैंक अकाउंट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अकाउंट, उसका डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट एज अ बैंक अकाउंट, द डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट एंड द वेरियस डिपार्टमेंटल अकाउंट हैव नो बैलेंस। अगर इनमें कोई बैलेंस ना हो, माने 0 हो, ठीक है, अगर इनमें 0 हो तब क्या करेंगे? No balance, the only column to be filled in against them will be receipt and disbursement column, the entries in which will be equal। ऐसी बात है, जब कोई बैलेंस नहीं होगा तो रिसीट एंड डिसबर्समेंट हमेशा इक्वल ही होगा। यहाँ तो जब बैलेंस होता है तब उसको इक्वल करने के लिए इस बैलेंस को खोज के निकाला जाता है। नहीं होगा, उदाहरण के तौर पे अभी मैंने कैश बुक दिखलाया था आप लोगों को कि 2300 रुपया आपने रिसीट किया और 2300 रुपया आप रेमिट कर दीजिए, तो क्लोजिंग बैलेंस होगा जी? बोलिए हाँ या ना? यस सर। नहीं 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 होगा क्लोजिंग। क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा तो रिसीट डिसबर्समेंट बराबर हुआ तभी ना नहीं हुआ जी? जी सर। जी सर, क्लोजिंग बैलेंस 0 का मतलब ये रिसीट एंड डिसबर्समेंट बराबर है। करेक्ट। अब हम लोग आते हैं 4.4 पे, जिसको हम लोगों ने शुरुआत में देख समझ लिया है, फिर भी आप लोग कोई पढ़िए 4.4। मत पढ़िए, हम ही पढ़ देते हैं। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू डिपार्टमेंटल अकाउंट should come the head remittance in transit local, जो हम लोग देख चुके हैं। रेमिटेंस इन ट्रांजिट लोकल हम लोगों ने कहां देखा था? 8990101102103 ये है ट्रांजिट लोकल। 105 ट्रांजिट फॉरेन है ना। Which being a minor head under the major head 8999 cash balance minor head 104, यहाँ नहीं लिखा हुआ बुक में, मैंने आपको दिखला दिया है। Function like a disburser of officer holding a portion in a government's balances, its opening balance will be the amount of local remittances in transit। इसका जो OB होगा, समझे कि नहीं, वो OB क्या होगा भाई? Will be amount of local remittance in transit at the beginning of the month। सिंपल, तो बहुत साधारण सी बात है, समझे। बिगिनिंग ऑफ द मंथ में जो आपका अमाउंट लोकल रेमिटेंस में था इन ट्रांजिट वो होगा इसमें, एंड द क्लोजिंग बैलेंस दैट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ इट, सिंपल। एंड दीज अमाउंट्स टेकन फ्रॉम द रेमिटेंस चेक रजिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहां से लिया जाता है? ओबी और सीबी। ओबी और सीबी लिया जाता है रेमिटेंस चेक रजिस्टर से। क्लियर है? यस सर। Maintained separately in a prescribed form should be posted accordingly the entire। इसका prescribed form जो है AC12 में नहीं है, क्लियर मैं बोल देना चाहता हूँ। कौन फॉर्म तय करता है? बुक में भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। Maintained separately in a prescribed form should be posted accordingly। It may be remittance check register in the form of IST। क्या IST में किसी को नजर आया remittance check register? अगर किसी को नजर आ जाए तो मुझे बताइएगा, ठीक है ना। तो सेपरेट फॉर्म कह रहा है इट मे बी इन रेमिटेंस चेक रजिस्टर। यहां तो मुझे नहीं मिल रहा है, आपको अगर किसी को मिलता है रेमिटेंस चेक रजिस्टर तो मुझे बताइएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। जो इसको खोज के निकालेगा और मेरे वीडियो कमेंट में लिखेगा उसको हम
उसको हम लाइक करेंगे अपने कमेंट को और पिन कमेंट में डालेंगे, ठीक है। चलिए ठीक सर। तो आप लोग का क्वेश्चन है रेमिटेंस चेक रजिस्टर कहाँ है, खोज के निकालिए। Maintained separately in a prescribed form should be posted accordingly. The entire amount of the opening balance should then be posted under disbursement and that of the closing balance under receipt. Simple, बहुत साधारण सी बात है भाई। आपका एक रेमिटेंस चेक रजिस्टर से ओबीसी भी निकाले हैं और आप जब लोकल रेमिटेंस इन ट्रांजिट की पोस्टिंग कर रहे हैं तो वो भी मंथ के स्टार्टिंग का है, इसी भी मंथ की क्लोजिंग का है, इसमें तो ऐसा कुछ बात है नहीं, ठीक है। द अमाउंट्स एंटर्ड हियर आर रिसीप्ट एंड डिसबर्समेंट आर आल्सो पोस्टेड इन डिटेल बुक, समझे। तो यहाँ पे लोकल रेमिटेंसेस इन ट्रांजिट का जो अमाउंट है वो डिटेल बुक में आता है, समझे कि नहीं। काहे आता है भाई, इसलिए आता है कि डिटेल बुक जो बनता है ना वो डीडीआर हेड का बनता है और 899 जो है वो डीडीआर हेड का ही हिस्सा है, बल्कि डीडीआर हेड का अंतिम हेड है, लास्ट हेड, इसीलिए इसको डिटेल बुक में पोस्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो ये बहुत साधारण सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। और कैसे पोस्टिंग करेंगे, एज रिसीट द एंड डिसबर्समेंट रेस्पेक्टिवली अंडर द हेड रेमिटेंस इन ट्रांजिट लोकल पर कॉन्ट्रा डेबिट और क्रेडिट टू द हेड कैश रेमिटेंस बिटवीन ट्रेजरी एंड करेंसी चेस्ट। यही वो हम बताए थे कि ये जो डिटेल बुक में पोस्टिंग होनी थी वो 8782000101 दिखाए थे, हाँ कि ना, समझे। इसमें क्रेडिट देंगे तो इसको डेबिट देना पड़ेगा 8999000104। अरे भैया ये वीडियो की शुरुआत में बताए थे कि नहीं लाल? हाँ यस सर, इधर डेबिट था, यस सर, उधर डेबिट था उधर क्रेडिट था, अभी उल्टा हो गया। हम जो भी था कहने का मतलब शुरुआत में आपको बताया था ना जी, यही तो पैटर्न था। तो 8 था और 101 जो था माइनर रेट, वो कौन सा माइनर रेट था? यही तो लिखा हुआ है, कैश रेमिटेंस बिटवीन ट्रेजरी एंड कैश रेमिटेंस बिटवीन ट्रेजरी एंड करेंसी चेस्ट यस सर। ये तो 4.4 में लिखा हुआ है, सबसे लास्ट लाइन रेमिटेंस इन ट्रांजिट है ना, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पारा 4.5 में इनवर्ट सेटलमेंट अकाउंट की बात की गई है। अरे भैया इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन चैप्टर 5 में इसके बारे में डिटेल किया गया है। तो हमने इनवर्ट सेटलमेंट अकाउंट का चैप्टर 1 में डिटेल किया ही था कि आप यहाँ से सस्पेंस स्लिप नहीं, पहले आप यहाँ से आउटवर्ड सेटलमेंट अकाउंट जनरेट करते हैं सस्पेंस स्लिप के साथ में। जिनके पास में जाता है वो अपना इनवर्ट सेटलमेंट अकाउंट में उन सस्पेंस स्लिप को लेता है, लेने के बाद में उसकी चेकिंग करता है, उसका एक्सेप्टेंस लेटर भेजता है। जब वहां से एक्सेप्टेंस आता है तब हम लोग क्लासिफाइड नेम, तब हम लोग कंबाइंड ट्रांसफर लेजर एंड एसेट में उसकी पोस्टिंग करते हैं। तो इनवर्ट सेटलमेंट अकाउंट उसके पास में, हाँ, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया होगा। उसका कुछ फॉर्म नंबर देखा था ना, क्या बोल रहे हैं? उसका कुछ फॉर्म नंबर भी था ना, AC3 था क्या, कुछ फॉर्म नंबर था ना, इनवर्ट वाला 3 था, आउटवर्ड वाला 4 नहीं 4-5 कुछ था ना, 3-4 या 5 ऐसे कुछ। ठीक से आउटवर्ड सेटलमेंट अकाउंट, ठीक है। हेलो यस सर, नहीं 4 और 5 है ना इनवर्ट अकाउंट, और 11 है एडजस्टमेंट रजिस्टर ऑफ इनवर्ट सेटलमेंट अकाउंट 11। ओके सर। AC 11 एडजस्टमेंट रजिस्टर ऑफ इनवर्ट सेटलमेंट अकाउंट, ठीक है। तो 4.6 में हमने देख लिया कंपाइलेशन इन द बुक डिपार्टमेंट, कैसे कंपाइल करते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ डिसबर्सर्स अकाउंट जो कि हम लोग बना रहे हैं मस्ट बी कंप्लीटेड इन बुक डिपार्टमेंट। इसको कंप्लीट किया जाता है कैसे, बाय द एंट्री इन देम ऑफ द अमाउंट व्हिच पास इनटू द डिटेल बुक एंड थ्रू द कंबाइंड ट्रांसफर लेजर एंड एब्स्ट्रैक्ट। कंबाइंड ट्रांसफर लेजर एंड एब्स्ट्रैक्ट से जो एंट्री ली जाती है पहले डिटेल बुक में ली जाती है और डिटेल बुक से फिर इसको डिसबर्सर्स अकाउंट को कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। An abstract in the following form of the entries in that abstract must be drawn up to the foot of the document। देखिए इसमें जो आपको लिखा हुआ है ना कि सीरियल नंबर क्या है 1, सीरियल नंबर 2 क्या है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझे कि नहीं। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है इसी तरीके से बनता है। कौन सा वाला, कंबाइंड ट्रांसफर लेजर एंड एब्स्ट्रैक्ट, समझे, इस तरीके से बनता है। आपको जो दिखाया गया है कंबाइंड ट्रांसफर लेजर एंड एब्स्ट्रैक्ट दिखाया गया है, समझे। तो डिडक्शन फ्रॉम रिसीट का मतलब क्या हुआ,
आपने इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट नहीं, सॉरी, आउटवर्ड सेटलमेंट अकाउंट के माध्यम से किसी को भेजा था सस्पेंस स्लिप, वहां पे उसने एक्सेप्टेंस लेटर आपको दिया, उस एक्सेप्टेंस लेटर को आपने कंबाइंड ट्रांसफर लेजर एंड एब्स्ट्रैक्ट में एंट्री की, तो आपने क्या भेजा था? आपने भेजा था डिडक्शन फ्रॉम रिसीट, समझे? उसी तरीके से एडिशन टू डिसबर्समेंट, और क्रेडिट में एडिशन टू रिसीट और डिडक्शन फ्रॉम डिसबर्समेंट। इसीलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको अलग से कुछ समझना पड़े। हाँ, द फिगर्स इन द लास्ट टू लाइन जब आप देख रहे हैं ना, तो आप अगर किसी के पास बुक है तो मैं आपको बता दूं पहला लाइन कौन है। तो नेचर ऑफ हेड में आप देखिए नीचे में लिखा हुआ रेवेन्यू हेड, वो पहली लाइन है, सर्विस हेड वो दूसरी लाइन है, डेब्ट एंड अदर हेड वो तीसरी लाइन है, टोटल वो चौथी लाइन है, टोटल डेबिट एंड क्रेडिट वो पांचवी लाइन है, और जब कॉलम खत्म हो जाएगा उसके नीचे में कॉलम सी डिमिनिश्ड बाय कॉलम ए जो 1643 रुपए लिखा हुआ है 1643 वो छठवीं लाइन है, कॉलम बी डिमिनिश्ड बाय कॉलम डी एंड दैट इज आल्सो 1643 वो सातवीं लाइन है, समझे? तो यहाँ पे जो आप पैराग्राफ में देख रहे हैं, द फिगर इन द लास्ट टू लाइंस व्हिच विल बी इक्वल टू बी पोस्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ डिसबर्सर्स अकाउंट। तो इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट का जो डिफरेंस आता है केवल उसी को बैलेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर 1643 जो है बैलेंस है, यही बैलेंस है जो आपको डिसबर्सर्स अकाउंट में पोस्ट किया जाता है, समझे? तो बाकी जो एब्स्ट्रैक्ट बनाया आपने वो पूरा का पूरा फॉर्म है, और उसमें से जो आपने बैलेंस, डिफरेंस ही बैलेंस है, जो बैलेंस निकाला उसी को स्टेटमेंट ऑफ डिसबर्सर्स अकाउंट में पोस्टिंग की गई अगेंस्ट द हेड ट्रांसफर, समझे? स्टेटमेंट ऑफ डिसबर्सर्स अकाउंट में एक हेड होता है ट्रांसफर, उसमें आप उसकी पोस्टिंग करते हैं, ठीक है? नोट इन द अकाउंट ऑफिस where the departmental system of account is followed, the drawing up of the abstract may be discontinued at the discretion of accounts officer। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये नोट के आपके चैप्टर 1 में ही बता दिया गया है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश टीएन एंड एपी, तो आपको यहाँ पे एसी में केवल टीएन बताया गया है तमिलनाडु, समझे? जबकि ट्रेजरी रूल में, सेंट्रल ट्रेजरी रूल में सीटीआर में आपको दोनों बताया गया, टीएन एंड एपी, तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश, दोनों ही में ग्रॉस अकाउंटिंग सिस्टम लागू है। हालांकि मैंने आपको उसके बाद भी बतलाया था कि अब आपका और भी स्टेट इसमें जुड़ गया है, समझे कि नहीं? बिहार भी है, टीएन एंड एपी क्या है, लेकिन अभी आपको टीएन एंड एपी सीटीआर के हिसाब से चल करके देख लेना है, ठीक है? तो अभी ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा नहीं जाती कहाँ, लेकिन जहां जहां ग्रॉस अकाउंटिंग सिस्टम लागू होता है वहां क्या होगा, तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट बनता है, एब्स्ट्रैक्ट से जो बैलेंस निकाला जाता है, इसको एग्जेम्प्ट, डिसकंटिन्यू यानी एग्जेम्प्ट किया जाता है बाय द अकाउंट्स ऑफिसर। अकाउंट्स ऑफिसर मैंने कौन, डिविजनल अकाउंटेंट नहीं, एजी, समझ में? एजी सर, हाँ यस सर, ठीक है? हाँ, तो वहां पे जहां ग्रॉस अकाउंटिंग सिस्टम है वहां डिसकंटिन्यू। 4.7 लास्ट में अब हम लोग क्या देखेंगे, लास्टली द बैलेंस अंडर द हेड रिजर्व बैंक डिपॉजिट और स्टेट, ठीक है? यहाँ पे कौन सा वाला है, ये बैलेंस की बात हो रही है, इसलिए 8675 कभी मत पकड़िएगा, बैलेंस अंडर हेड रिजर्व बैंक डिपॉजिट स्टेट, समझे कि नहीं? तो यहाँ पे इसका हेड है 8991002 रिजर्व बैंक डिपॉजिट, और स्टेट रिजर्व बैंक डिपॉजिट 102 है, और इसका स्टेट 01, 02, 03 से लेकर के 020 हमारा 29 या 30 मान लीजिए ना, समझिए ना, ये स्टेट डिनोट करता है। ये क्या डिनोट करता है, कौन सा राज्य है, स्टेट, समझे? रिजर्व बैंक डिपॉजिट। तो आपका स्टेट का जो भी नंबर होगा वो वाला नंबर आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ रहे हैं? यस सर, हेलो, चलिए, यस सर, should be entered in the state statement the debit or credit balance under this head being entered in the column receipt and disbursement जैसा कि हो, and the case may be, ठीक है, and the closing balance of the previous month being entered in the column opening balance, जाहिर सी बात है, care should be taken to enter in the detailed book against the head reserve bank deposit। तो रिजर्व बैंक डिपॉजिट क्योंकि ये आपका डीडीआर हेड है तो डिटेल बुक में एंटर तो होगा ही, इसमें तो कोई सोचने वाली बात है, डिटेल बुक में तो एंटर होना ही होना, समझे कि नहीं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी डीडीआर हेड का एंट्री डिटेल बुक में होता है, समझे?
under receipt of payment as the case may be, the amount shown in the statement of disbursals account under this head। बहुत साधारण सी बात है। अब हम टोटल चेक करेंगे। टोटल कैसे चेक करेंगे? 4.8 में लिखा हुआ है the statement thus prepared will bring together the aggregate of the month receipt and payment with the opening and closing balance of all officers। तो आपका जैसे कैश बुक आपने लिखा था, ओपनिंग बैलेंस, फिर सारा रिसीट, फिर यहाँ पे सारा पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस, और फिर से आपने टैली करवा लिया था। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, जो कि बुक सेक्शन करता है, समझे कि नहीं? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल ऑफिसर्स, रेंडरिंग अकाउंट टू द अकाउंटेंट जनरल, और किसका? जो हमारे पास अकाउंट जमा करते हैं खाली उनका, समझे? And so furnished an effective check on the grand total of the several consolidated abstract, क्योंकि आपके पास में बहुत सारे consolidated abstract आते हैं, उनके grand total को चेक करते हैं, as made out in the abstract of major head total prescribed in article 6.10। तो एक abstract of major head है जिसको हम 6.10 में बहुत अच्छे से देखेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। The letter shows the months received, amount received and paid on all amount, the statement of disbursements amount accounts, the amount received and paid by all accountant by the grand total of receipt and payment in both should therefore be equal। बहुत साधारण सी बात है। ओ भी लेंगे, उसके बाद रिसीट, फिर राइट साइड में माने डिस्बर्समेंट, और फिर सी भी ले लेंगे, और इस तरीके से वो टोटल हो जाता है। कहीं पर भी टोटल करने का यही ढंग है, ठीक है? तो ये मेरी आज की क्लास थी। होप आप लोगों को समझ में आई होगी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर जिन जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखा है, मैंने इसी वीडियो के बीच में क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन क्या था, मुझे आप याद कराएंगे? लव कुमार जी। रेमिटेंस चेक रजिस्टर। रेमिटेंस चेक रजिस्टर का फॉर्म ढूंढना है ना? रेमिटेंस चेक रजिस्टर का फॉर्म ढूंढना, जिनको मिल जाए तो कमेंट में आप लोग उसको लिखिए, ठीक है?